यस बच्चों, पार्ट 3 ऑफ मॉक टेस्ट पेपर सी इंटर। अभी इसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा। तुम्हारा एक ही क्वेश्चन बाकी है कंपलसरी क्वेश्चन में, और उसके बाद में एक बार वो कंपलसरी क्वेश्चन हो जाता है ना, वंस अ कंपलसरी क्वेश्चन इज डन, फिर चॉइस में भी दो क्वेश्चन दे रखा है, मैंने देखा है, एक AS10 का और एक AS16 का। सो काफ़ी अच्छा कवरेज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ये वाले मॉक टेस्ट पेपर में अच्छा कवरेज है। और इतना ही नहीं, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल फ्लेश क्वेश्चन भी रखा हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 सी पेंडिंग है। ये क्वेश्चन नंबर 1 सी जो है ना, ये CA फाइनल इंड AS2 ICI स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है। तुम CA फाइनल के स्टडी मटेरियल में जाके चेक करोगे ना, तो इंड AS2, और मैं बता देता हूँ, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 16, इलस्ट्रेशन नंबर 16, यस, इलस्ट्रेशन 16। ये जो क्वेश्चन CA इंस्टीट्यूट ने लिया है वो CA फाइनल के मॉड्यूल से लेके रखा है, और CA फाइनल के मॉड्यूल से इलस्ट्रेशन नंबर 16 है इंड AS2 का। एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन, कॉपी कट कॉपी एंड पेस्ट वहां से उठा के लाए। ये क्या क्वेश्चन है? ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स 1000 kg, कॉस्ट है 25,000। 1000 kg लेके आए, फिनिश गुड्स का कॉस्ट है 25,000। रॉ मटेरियल्स 1100 और 11,000, 1100 और 11,000, इसका मतलब है 10 रुपया पर यूनिट हुआ ना, है ना। 11,000 डिवाइड बाय 1100, so 10 rupees per unit is the cost. Cost per unit is 10. Regarding purchases, 10,000 units 1 lakh, so वापस से कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपया ही हुआ। सो मटेरियल और परचेज किया, ये भी 10 रुपये का, तो जो बचेगा क्लोजिंग स्टॉक में वो भी 10 रुपये का ही बचेगा, और क्या। लेबर कॉस्ट 76,500, ओवरहेड्स फिक्स्ड है 75,000, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे लेना पड़ेगा। सेल्स 10,000 यूनिट्स बेचा है एंड 2,80,000 इज द सेल वैल्यू। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या क्या पड़ी है इनके पास? इनके पास रॉ मटेरियल्स है 900 यूनिट्स, और 1200 यूनिट्स का पड़ा है फिनिश गुड्स। The expected production for the year was 15,000 kgs of finished goods. ये तो expected production है, expected. But due to fall in demand, the sale price for the finished goods was rupees 20 per kg, and the replacement cost of raw material is 9.50 per kg on closing day. हाँ, तो डिमांड कम हो गई है, जिसके वजह से फिनिश गुड्स 20 रुपये में बिकेगा। सेल्स प्राइस फॉर फिनिश गुड्स 20, और रॉ मटेरियल्स जो कि 10 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ पर यूनिट में ख़रीदा, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखी है 9.50। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन दैट डेट। ठीक है ना। पहले तो अपने को कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स चाहिए, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि तुमको वो प्रोविजन याद है, इफ द expected selling price, if the expected selling price of the finished goods falls below the cost, अगर जब तक फिनिश गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड ऑन कॉस्ट या अबाउ कॉस्ट, तब तक रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हम लोग कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। लेकिन अगर फिनिश गुड्स, इफ द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स फॉल्स बिलो द कॉस्ट, तो फिर रॉ मटेरियल्स को भी हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। तो पहले मेरे को कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स चाहिए, मेरे को कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स चाहिए। हाँ, मेरे को कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मिलेगा, तो मैं उसके सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके देखूंगा कि जो 20 रुपये में हम लोग बेचने वाले फिनिश गुड्स क्या कॉस्ट से ज़्यादा है या कम है। अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल्स के इन्वेंट्री का वैल्यूएशन डिसाइड होगा। लिखो कैलकुलेशन ऑफ cost of finished goods
हाँ, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। तुम देखो रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक कितना था रॉ मटेरियल्स का मेरे पास। रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक था 1100 यूनिट्स और हमने खरीदा 10,000। सो 11 और 10,000 परचेज किया। 1100 प्लस 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास कितना रॉ मटेरियल्स है। क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास है 900 का। ये रॉ मटेरियल्स हमने यूज़ नहीं किया, -900। तो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम कितना हो गया 1100 प्लस 10,000 -900, दैट गिव्स अस 10,200। सर वाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस? अरे 10,200 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किया है। मैं बता देता हूँ, मैं इनपुट क्वांटिटी माइनस, अरे इनपुट क्वांटिटी माइनस वेस्टेज इज इक्वल टू आउटपुट क्वांटिटी होता है। इनपुट क्वांटिटी का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स इंट्रोड्यूस्ड। इनपुट क्वांटिटी माइनस वेस्टेज। मेरे को प्रॉब्लम में कोई वेस्टेज नहीं दे रखा है। अगर वेस्टेज नहीं दिया है तो जितना रॉ मटेरियल्स मैंने इनपुट किया है वही मेरा फिनिश गुड्स बन के निकलेगा। देयर इज नो वेस्टेज गिवन इन द प्रॉब्लम, कहीं पे भी वेस्टेज नहीं दिया है। और इनपुट क्वांटिटी है 10,200 यूनिट्स। हाउ आई गॉट दिस? 1100 यूनिट्स रॉ मटेरियल्स इंट्रोड्यूस्ड प्लस 10,000 परचेजेस एंड -900 क्लोजिंग स्टॉक। सो मेरा आउटपुट क्वांटिटी का मतलब है जो फिनिश गुड्स मैंने प्रोड्यूस किया है ना, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 10,200। 10,200। सो जो कॉस्ट शीट बनेगी 10,200 और एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है 15,000 यूनिट्स का। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इज 15,000 यूनिट्स। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाएंगे डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड, देन कम्स प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। मैंने यही फॉर्मेट दिया है तुम लोगों को AS2 में, प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। मटेरियल पे जब लेबर फैक्ट्री में काम करता है तो मटेरियल फिनिश गुड्स बन जाता है। तो इसमें आएगा डायरेक्ट लेबर, इसमें आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स भी होता है, वेरिएबल भी होता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में मैंने कहीं पे भी वेरिएबल इस बार देखा नहीं है, बट फिर भी मैं पूरा प्रेजेंटेशन दे रहा हूं ताकि तुमको याद आ जाए। आई एम गिविंग कंप्लीट प्रेजेंटेशन सो दैट यू रिमेंबर दिस। और साथ में मैंने अदर कॉस्ट अप टू डेस्टिनेशन भी बोला था, वो भी नहीं है अदर कॉस्ट। So this is total cost of finished goods. टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। और तुमने देखा रॉ मटेरियल्स कितना कंज्यूम किया हमने। अरे रॉ मटेरियल्स कितना कंज्यूम किया हम लोग ने, 10 पर यूनिट का था, बराबर ना, 10 पर यूनिट था। 10,200 यूनिट्स हमने कंज्यूम किया, 1100 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक था, प्लस 10,000 और परचेज किया। सब 10 रुपये का ही था, इसमें से 900 माइनस किया और ये सब 10 रुपये का था, तो इंटू 10। सो 10,200 इंटू 10 करेंगे तो ये हो गया 1,02,000। 1,02,000 और लेबर कॉस्ट इज गिवन, लेबर कॉस्ट इज 76,500। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने कहीं पे भी देखा नहीं, वेरिएबल ओवरहेड्स देखा नहीं। एंड रिगार्डिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड 75,000 है। मैं ये मान के चलूँगा ये 75,000 मैंने 15,000 यूनिट्स बनाने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन 15,000 यूनिट्स है, तो ये मैंने 15,000 यूनिट्स बनाने के लिए 75,000 यूनिट्स का खर्चा किया है।
सॉरी 75,000 रुपीज़ का जो मैं खर्चा कर रहा हूँ 15,000 यूनिट्स बनाने के लिए। सो 75,000 डिवाइड बाय 15,000। सो एक यूनिट बनाने में 5 रुपये का खर्चा आता है, इंटू हम लोग कितना यूनिट्स बना चुके हैं, हम लोग 10,200 यूनिट्स बना चुके हैं, इंटू 10,200। इसका मतलब है इन्वेंट्री के थ्रू हम लोग 51,000 का कॉस्ट रिकवर कर लेंगे, और बाकी जो कॉस्ट हम रिकवर नहीं कर पाए माइनस 75,000, ये अपना लॉस है, ये पीएनएल में डेबिट होगा, ये 24,000 पीएनएल में जाए। देयर इज नो अदर कॉस्ट। सो 1,02,000 प्लस 76,500 प्लस 51,000, ये लो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ गया 2,29,500। 2,29,500, दिस इज 2,29,500। वर्किंग नोट्स, एक तो वर्किंग नोट में यही बना देता हूँ नीचे, जो मैंने ऊपर लिखवाया ना, इसी को मैंने ऊपर ऐसे ही लिख दिया था शुरू में तुमको समझाने के लिए, बट अब इसको प्रॉपर वर्किंग नोट में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। चलो, एक तो यही वर्किंग नोट बन गया। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। रिगार्डिंग वर्किंग नोट नंबर 2, रिगार्डिंग वर्किंग नोट नंबर 2, अब मेरे को टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मिल गया। मेरे को टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना मिल गया, 2,29,500। मेरे को कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स 2,29,500 अपॉन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यूनिट्स प्रोड्यूस है 10,200। मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन अगर तुम करके नहीं जाते हो, सीधा एग्जाम में फेस करते हो ना, तो कई बार गड़बड़ भी कर सकते हो। ये लो 22.5 आया कॉस्ट पर यूनिट, जबकि सेलिंग प्राइस कितनी है, खाली 20। ये लो सेलिंग प्राइस बिलो कॉस्ट हो गया। अरे इसकी एनआरवी जो है, सेलिंग प्राइस नहीं लिख के मैं एनआरवी लिखता हूँ। एनआरवी प्रॉपर टर्म है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसका जो एनआरवी है वो जस्ट 20 है, सो बिलो कॉस्ट हो गया ना। तो अब मैं अगर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करूंगा तो इवन रॉ मटेरियल्स भी अपने को रिप्लेसमेंट प्राइस पे लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स भी रिप्लेसमेंट प्राइस पे लेना पड़ेगा। सो क्लोजिंग स्टॉक, ये फाइनल आंसर है अपना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री मेरे पास कितनी पड़ी है, 1,200 और ये 900। 1,200 900, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर में 20 रुपीज़ लूँगा मैं, 20 रुपीज़। और रॉ मटेरियल्स का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है, लेकिन एनआरबी 9.5 है। आई विल टेक 9.5। I will not take 10 rupees, which is the cost of inventory. We'll take 9.5. So 1,200 into 20, 24,000 cost or NRV, whichever is lower. So 900 into 9.5, 8,550. So this comes to 32,550. ये लो इन्वेंट्री की वैल्यू हो गई 32,550. 32,550.
इसके लिए चाहिए तो तुम और एक्सप्लेन कर सकते हो. एज पर AS2, if finished goods is expected to be sold below cost price, then raw material inventory should be valued at replacement cost. ये चारों क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका हूं और ये क्वेश्चंस में कुछ भी नया नहीं है, जो सिखाया हुआ है वही सब पार्ट है. थोड़ा AS12 ट्रिकी था, बट वो उसमें क्या ट्रिक था मैंने बता दिया ना. थोड़ा सा ट्रिकी था, बट आई हैव एक्सप्लेन दैट. चलो, सो दिस इज डन. मेरे तरफ से ये क्वेश्चन भी डन है. तो मैं चारों क्वेश्चन कर चुका हूं. अभी जो मैं नेक्स्ट पार्ट तुमको दूंगा, मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बनाने का एक ही रीज़न है, बिकॉज यू पीपल आर थ्रू आउट द डे यू आर स्टडिंग. सो तुमको अगर बड़े लेक्चर्स मिलते हैं ना, तो यू फील कि अभी कौन देखेगा. तो आई एम प्रिपेयरिंग स्मॉल लेक्चर्स जो तुम स्पीड ऑप्शंस पे भी देख सकते हो, और फटाफट एक बार गो थ्रू कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाता है. अगर नहीं किया होगा, ऑलरेडी आप लोग ने कर रखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं. अगर कर रखा है तो ठीक है, इट्स ए रेफरेंस मटेरियल. इफ़ यू वांट टू सी, यू कैन, फॉर योर क्लैरिटी पर्पस. अदरवाइज नहीं किया है तो देन आई हैव डन फॉर यू. चलो, बाय बाय. अभी नेक्स्ट सेशन में इसमें है ना 2 क्वेश्चंस और है. कंपलसरी नहीं, चॉइस में आता है. एक AS10 का है और एक AS16 का, और वो भी सेम वही कॉन्सेप्ट से जो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ. कुछ नया नहीं आएगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो मैंने पढ़ाया वो का वो आएगा. दैट्स इट. बाय बाय.